नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करने वाले हैं जो 2024-25 का बजट प्रेजेंट किया गया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर और भी जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज मैं जो भी आपको एमसीक्यूज़ कराऊँगा, लगभग 30 एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होने वाले हैं जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से भी रिलेटेड हैं, बजट के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और बाकी के जो है वो करंट जो बजट पेश किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। और स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट जो बजट इस वीडियो के होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही एक यूनिक फैक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक और चलिए आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है। आप अगर देखेंगे तो 2018 से लेकर मैंने 2023 तक के वीडियो क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। अगले पेज पर देखेंगे, उसमें हमने एक यूनिक ये चीज़ पाई है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर हो या फिर स्टैटिक के हो, उसमें से कब क्वेश्चंस आते हैं और कब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और एक चीज़ है कि बजट से कब कब क्वेश्चंस आते हैं और कब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर 2018 की बात करें हम, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पर पहला वाला लाइन है, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है। तो 2018 में टोटल अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में टोटल 21 शिफ्ट्स हुई थी। और ऊपर के जो क्वेश्चंस है ना, ये 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ये सारे जो हैं वो स्टैटिक के हैं। और नीचे जो करंट के हैं वो देखिए, करंट के क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हुए हैं, किसी एक आधी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। ठीक है, और ये एग्जाम देखिए कब हुआ है, जून महीने में हुआ है। और बजट कब प्रेजेंट किया जाता है, फेब मंथ में। ठीक है, तो जब बजट पेश करने के 4-5 महीने हो जाते हैं, तब देखिए करंट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सेम 2019 में देखेंगे। अब 2019 में देखिए बजट कब आया है, बजट 1 फेब को ही आया होगा, राइट। बट और एग्जाम 1 महीने के बाद ही हो गया था। लेकिन इस समय जो बजट आया था 2019 का, वो इलेक्शन की वजह से इंटरिम बजट था, वो कंप्लीट बजट नहीं था। इसलिए उससे भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं मोस्टली, देखेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2020 में भी सेम चीज हुई थी, अगस्त में एग्जाम हुआ था, फेब में बजट आया था। इसीलिए देखेंगे आप, जो करंट के क्वेश्चंस है यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली अगर आप 2021 का देखें तो एग्जाम देखिए कब हुआ है, अप्रैल में। बजट कब पेश किया गया होगा, 1 फेब को, यानी कि सिर्फ 2 महीने के ऊपर हुए हैं। और तब देखिए करंट के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में 1-1, 2-2, 3-3 भी कभी कभी आए हुए हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, उससे अगर 1 या 2 महीने के अंदर एसएससी का एग्जाम हुआ है, तो बजट के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है, यानी बजट 3-4 महीने पहले या 5 महीने पहले प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम के, तो सिर्फ स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 2021 का एक एग्जाम्पल लिया। अगर नेक्स्ट देखिए 2022 और 2023 में भी, तो 2022 का एग्जाम देखिए वो तो दिसंबर में हुआ था, तो उसमें तो करंट का क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, नहीं ही आए हैं। देख लीजिए, सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ये मैंने खुद से एनालाइज किया है, और कौन से स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से करंट अफेयर यानी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर एनालिसिस कर रहा है तो वो देख के समझ सकता है। सिमिलरली 2023 में भी देखिए, जुलाई में एग्जाम हुआ था और करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हैं, एक 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 ऐसे करके लगभग। अब तो क्वेश्चन अब तो एग्जाम लगभग 30 से 40 शिफ्ट्स में होने लगे हैं। इसलिए क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एग्जाम हमारा कब होने वाला है। अगर एक हम एनालिसिस करें कि अब जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे बजट से, वो आएंगे भी या नहीं। अब हमारा जो एग्जाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर, इन्हीं महीनों के बीच में हो जाएगा। और हमारा बजट कभी प्रेजेंट किया है, 23 जुलाई को। तो जो हमने एनालिसिस किया है कि बजट आने के 2 से 3 महीने के अंदर अगर एग्जाम होता है, तो करंट से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक चीज बन सकता है कि अभी जो एसएससी का एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के। और वो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के क्वेश्चंस मोस्टली कहाँ से आते हैं, बजट से आते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो हमने मुझे नहीं लगता आपने कभी पहले देखा होगा या इसको रियलाइज किया होगा, तो मैंने आपको ये बता दिया है। और इसलिए आपका फोकस बजट पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हैं, स्टैटिक तो कीजिए ही, बट जो बजट के क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर से, वो भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और मोस्टली बजट के 2024-25 के जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है। तो आप एक बारी अपना आंसर कर दीजिएगा, और उसके बाद पॉज करके आंसर कर सकते हैं, या फिर आप एक बुक ले लीजिए, उसमें भी आप अपना ऑप्शन लिखते चलिए और एंड में देखिएगा कितना करेक्ट हुआ है।
ठीक है, इसका अगर आंसर हम देखें तो नन ऑफ दिस आता है, क्योंकि बजट में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया, आई मीन माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि बजट ये हमें प्रेजेंट करना होगा। उसकी जगह पे कुछ दूसरी चीजें मेंशन की हुई है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब ये देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो बजट जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। मुझे लगता है कलर चेंज करना चाहिए, येलो। ओके, कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। और बजट की जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वो आर्टिकल 112 में 112 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ये हो गई एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन बजट से रिलेटेड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखेंगे बजट से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, कि पहला बजट जो है इंडिया का, फर्स्ट बजट, ये इंडिपेंडेंट या ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, नॉर्मल पूछा गया है। किसने प्रेजेंट किया था, जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था। तब वाइस राय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे वाइस राय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है यही पूछ लेना कि वाइस राय कौन थे जिसके अंडर में फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा ये कहा जाता है कि जेम्स विल्सन जिसने फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था, उनको फादर ऑफ बजट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, जिन्हें क्या कहा जाता है, भारत के बजट के जनक। हिंदी में यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, इंग्लिश में ऊपर मेंशन किया है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखेंगे कि इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट है वो 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट है। और वहीं अगर देखा जाए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी गणतंत्र इंडिया का 28 फेब 1950 को किया गया था। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, बट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। और दूसरा जो स्टैटिक के क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, वो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ पूछे जाते हैं। वो नॉर्मली इन्फ्लेशन क्या होता है, यही सारी चीजें होती हैं। और जो ये फैक्ट्स होते हैं, ये काफी बारी एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं बजट के बारे में। तो जो 1998 तक यानी 1998 तक जो बजट था, वो शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, क्यों शाम के 5 बजे पता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो शाम के 5 बजे इंडिया में बजट प्रेजेंट करते थे, और उसी समय ब्रिटेन में सुबह का टाइम हुआ रहता था। इसीलिए ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, एक प्रथा बन गई थी, एक रिचुअल बन गया था। बट इसे 1999 में एनडीए गवर्नमेंट, मोस्टली एनडीए गवर्नमेंट में मेन पार्टी कौन सी होती है, बीजेपी होती है। ठीक है, और यूपीए में कांग्रेस होती है। ये सारी चीजें आपको आशा करता हूं कि पता होंगी, नहीं पता होंगी तो अब बता दिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1999 में 11 बजे बजट प्रेजेंट करने का नियम बना दिया। ठीक है, एक ऐसा रूल इन्होंने बना दिया कि अब 5 बजे से नहीं 11 बजे से बजट प्रेजेंट करेंगे। ये आपको ईयर याद रखना है, कौन सी गवर्नमेंट ने किया ये याद रखना है। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने 11 बजे बजट प्रेजेंट किया, तो वो थे यशवंत सिन्हा, एनडीए गवर्नमेंट के। ओके, 11 बजे बजट प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम कि 2017 में यानी 2017 में, अब रेलवे बजट जो होता था 2017 तक ये अलग प्रेजेंट किया जाता था, बट इसे क्या किया गया, यूनियन बजट में ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कि अब अलग से रेलवे बजट नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, वो यूनियन बजट में ही एक अमाउंट रेलवे बजट के लिए अलोकेट कर देंगे और वही समझ लीजिए कि रेलवे बजट होगा। तो ये किस कमेटी के सजेशन पे हुआ, ये भी हमें याद रखना है कि विवेक देबरॉय कमेटी ने सजेशन किया कि रेलवे बजट जो है वो उसे यूनियन बजट में मर्ज कर दिया जाए, यानी मिला दिया जाए। ठीक है, हिंदी में भी मैंने नीचे लिखा हुआ है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। और इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी एसएससी बाय अंकित है, वहां पर जाकर आप ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके भी आप ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है, उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे बजट के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। आगे सारे जो बजट इस ईयर का है 2024-25 का, उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस की जगह पे फैक्ट्स बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है, 10 टाइम्स मोरारजी देसाई ने। ठीक है, ये देख सकते हैं मोरारजी देसाई ने प्रेजेंट किया है। पी चिदम्बरम ने 8 टाइम्स किया है, और निर्मला सीतारमन जो अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 7 टाइम्स किया है, जिसमें से 6 यूनियन बजट है और एक इंटरिम बजट है। ठीक है, इंटरिम बजट जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है, मेन बजट नहीं होता है क्योंकि इलेक्शन वगैरह आने वाले होते हैं, इसलिए मेन बजट प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ओके, अब यहां पर एक चीज हम और देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 को, यानी 1 फरवरी 2021 से डिजिटल बजट प्रेजेंट किया जाने लगा था। ठीक है, वो टैब में रीड करके बजट प्रेजेंट करने लगी थी। कौन थी वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी। इसमें आपको नाम भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है कि कब डिजिटल बजट प्रेजेंट किया गया था। ओके, द बजट प्रेजेंटेशन डेट अब जो थी 2017 से चेंज कर दी गई थी, उसको 2017 में चेंज करके क्या कर दिया गया था, 1 फरवरी। अब क्या था ना कि 2016 तक
फरवरी के एंड में बजट पेश किया जाता था, बट ये 2017 से क्या कर दिया गया, 1 फरवरी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस समय भी किसकी गवर्नमेंट रही होगी 2017, तो एनडीए की ही गवर्नमेंट रही होगी, ये हम इजीली बोल सकते हैं क्योंकि 2014 से अब तक एनडीए की ही गवर्नमेंट चल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें जो बजट से रिलेटेड हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप रीड कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से बजट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि बजट का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है। बजट जो बनाया गया है इंडिया का 2024-25 का, 2024-25 का, उसका एक्चुअल साइज क्या है, आप आंसर करेंगे। हम आंसर देख लेते हैं। लगभग 60.77 लाख करोड़, यानी 60.77 लाख करोड़ है। समझ लीजिए कितनी साइज है इस बजट की। इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर करते चलूंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए कि अगर गवर्नमेंट है वो 1 रुपया कमाती है, यानी 1 रुपया उसे मिलता है, तो वो कहां से आता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप 27% जो है उस 1 रुपए का बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज यानी कर्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, 27%। 19% है जो वो इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। ठीक है, माफ करना, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। हाँ, 19% कहां से लिया जाता है, इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। 18% जो है वो जीएसटी के रूप में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 18% है, इसका कलर आप देख लीजिए और ऊपर यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी जो बड़े बड़े कंपनीज होती है उनके ऊपर टैक्स कितना लगता है, 17%। अब 9% देखेंगे आप जो नॉन टैक्स रिसीट्स है। ठीक है, ये जो 9% है ये विदाउट टैक्स जो अदर पैसे आते हैं, अब वो कहां से आते होंगे। अब ये देखिए, अभी गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि रेलवे हो गया, इसका जो टिकट बेचती है उससे जो फीस मिलती है वो हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, उससे डिविडेंड मिल गया, राइट, वो हो गया। तो ये सारा जो अमाउंट होता है, मतलब कि क्या, जहां पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहां से कुछ पैसे मिल गए, कहीं पे कुछ लोन दिया हुआ है वहां से इंटरेस्ट उसे मिल गया, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, रेलवेज हो गया और भी बहुत सारी बसेज हो गई, ये सारी के जो फीस मिलती है यानी जो पैसा वो कलेक्ट करते हैं वो नॉन टैक्स रिसीट्स में जाता है। ठीक है, जो बिना कर के जो पैसे आते हैं हाथ में वो गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। ठीक है, वहां से कुल 9% आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है। 4% कस्टम ड्यूटी से आता है। और ये जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी ही है, वो लगभग समझ लीजिए 1% कह सकते हैं उसे। अब आप बोलेंगे कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या है। अब देखिए, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ये होते हैं जो गवर्नमेंट के ओल्ड एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स यानी पुराने एसेट्स जो होते हैं, जो कंपनीज आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एयर इंडिया जैसे गवर्नमेंट ने उसे सेल कर दिया, तो उसका जो पैसा आया होगा वो तो टैक्स के रूप में आया नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कुछ चीजें बेची हैं, तो वो चीजें कहाँ जाती हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में चली जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जिसे इंग्लिश में एक वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी आपकी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसे अगर बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में चला जाता है। ठीक है, तो उस 1 रुपए में से जो 72% गवर्नमेंट कमाती है वो टैक्स के फॉर्म में कमाती है और 28% जो है वो कर्ज लेती है, ऋण लेती है। ठीक है, यहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्स के रूप में 72%, वो चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, अलग अलग तरीके के टैक्स हो, और 28% डेट यानी ऋण लेती है, कर्ज लेती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए पैसे कहाँ पे खर्च करती है, तो स्टेट्स का जो टैक्स और वगैरह होता है यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी जो वगैरह आते हैं, उसमें स्टेट का जो पार्ट होता है, एसजीएसटी का जो पार्ट होता है, वो 21% वहां पे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 19% जो गवर्नमेंट लोन लेती है उनके इंटरेस्ट में चला जाता है। 16% आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब देखिए, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो होती है वो 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 60-40, 50-50, 90-10% इतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यानी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा उसमें नहीं लगाती है, उसमें कुछ पोर्शन पैसा है जो वो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं और कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स होती हैं उसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर की यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 16% पैसा चला जाता है। 9% जो है वो फाइनेंस कमीशन जो ट्रांसफर्स बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने ट्रांसफर्स इन स्टेट्स को करने हैं, उसमें चला जाता है। अब आप मुझे यहाँ पर एक बताएंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन अभी कौन है और कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर मुझे बताएंगे। 8% जो पैसा है वो डिफेंस में चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस यहाँ पे कलर बताया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है मैंने बताया उसमें भी 8% जा रहा है। 6% सब्सिडीज चली जाती हैं
4% पेंशन में, और बाकी जो बचे हुए हैं 9% वो किसी और चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से, यानी जो नीचे स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, उनमें से किसको सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ है? बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कौन से स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में? तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिला हुआ है। वैसे अगर देखा जाए कि इन 4 में से कोई और दूसरा स्टेट है क्या जिसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, तो वो है यूपी। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, पहला जो है, पहला ऑप्शन देखेंगे यूपी, जिसे कितना मिला है? 2,23,737 करोड़। इतना पैसा यूपी को अकेले मिला हुआ है, उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, बट मैंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनमें से कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे बिहार ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें बस स्टार्टिंग के 5 से 7 जो स्टेट्स हैं, लगभग उड़ीसा तक का, 1 2 3 4 5 6 7, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, चलिए 10 स्टेट्स का तो हमें मतलब अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि किसे कितने पैसे ज्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, या फिर किसे कितना बजट में एलोकेशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है, यानी कौन से मंत्रालय को सबसे ज्यादा राशि मिली है खर्चा करने के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा अमाउंट मिला है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि कितना अमाउंट मिला है। ठीक है, तो 18.58 लाख करोड़ सबसे ज्यादा मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने सारे मिनिस्टर्स के पिक्चर्स लगा दिए हैं। तो क्या है कि अभी नई गवर्नमेंट बनी है, तो हो सकता है किस मंत्रालय का कौन मिनिस्टर है ये भी आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इजीली मुझे लगता है सारे नाम पता होंगे। ये लास्ट में जो है ये CR पाटिल हैं, ये हो सकता है इनका नाम ना पता हो, बाकी नॉर्मली मुझे लगता है सारे लोगों के नाम आपको पता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि 7 लाख से 10 लाख के बीच में जिसका इनकम है उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। ठीक है, तो उसके ऊपर 10% टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसका ब्रेकअप देख लेंगे कि कितने से कितना लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो कितना टैक्स वो भरेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 रिजीम बना दिए हैं, यानी 2 फॉर्मेट बना दिए हैं कि आपको किस फॉर्मेट के अंदर टैक्स देना है। ठीक है, ये ओल्ड रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है जो अभी बजट में बताई गई है। ठीक है, ओल्ड के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, 10 लाख के ऊपर आपको 30% है। ये आप जो टैक्स भरता है उसे सिलेक्ट करना होता है कि वो ओल्ड पे जाना चाहता है या न्यू में जाना चाहता है। ठीक है, और अभी का जो न्यू बनाया गया है उनमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नया टैक्स रिजीम बताया है उसमें कितने स्लैब्स हैं, यानी उसमें कितने भाग हैं। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 स्लैब्स हैं, और वहीं पुराने में कितने थे? 1 2 3 4। ठीक है, तो पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम में 4 स्लैब थे, न्यू टैक्स रिजिम में 6 स्लैब्स हैं। ओके, और यहाँ पर एक नीचे जो लाइन लिखी हुई है कि 7.75 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। वैसे आप अगर ऊपर देखें तो 3 लाख तक कुछ नहीं भरना है, बट ये क्या चीज़ है, तो क्या है ना कि अब जब टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो बहुत सारे छूट मिलती है, जिसे इंग्लिश में रिबेट कहा जाता है, और उस तरीके के डिडक्शंस कट करने के बाद टोटल 7,75,000 अगर आप साल भर का कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितना फंड इस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है। ओके, आंसर है 6,250 करोड़ रुपए इस टोटल स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, इस स्कीम के बारे में जो है वो हम आगे देखेंगे बाद में, और ये सारे जो एलोकेशंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे, ये हर एक स्कीम के लिए अलग अलग एलोकेशन आपको बताया गया है। तो इसमें से स्टार्टिंग के जो 10 होंगे वो आपको याद करने हैं कि कौन सी स्कीम में कितना एलोकेट किया गया है। जैसे पहला देखेंगे हम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए सबसे ज्यादा 2,05,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI, जो मंत्रालय नितिन गडकरी जी का है, उसके लिए 1,68,000। ऐसे ही यहाँ पर सारे मेजर स्कीम्स के बारे में बताया गया है। जो हमने देखा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 6,250 उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और ऊपर के स्टार्टिंग के 10 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी स्कीम के बारे में पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है, टॉप 500 कंपनीज में दिया जाएगा। ठीक है,
माफ करना, तो उसके लिए पर मंथ कितना अलाउंस दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पर मंथ कितना पैसा उनको, भत्ता उनको मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए उन यूथ को पर मंथ, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी भी 500 कंपनी जो गवर्नमेंट बताएगी, तो 5,000 रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो टॉप 500 कंपनीज हैं, ऑफकोर्स 5 साल के अंदर इसमें काम दिया जाएगा, ये एक चीज होगी। कितने यूथ को? 1 करोड़ यूथ को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्वेश्चन तो हमने पूछा था कि कितना अलाउंस होगा, 5,000 पर मंथ, बट अगर वन टाइम असिस्टेंस के रूप में क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मच वन टाइम असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड, यानी कितना एक मुश्त राशि दी जाएगी स्टूडेंट्स को, तो वो होगी 6,000 रुपए। ठीक है, 5,000 जो है वो पर मंथ इंटर्नशिप अलाउंस मिलेगा, यानी भत्ता मिलेगा, लेकिन 6,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी, एक टाइम असिस्टेंस किया जाएगा। ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि जो भी इंटर्नशिप का कॉस्ट होगा उसका 10% कंपनी को देना पड़ेगा अपने CSR फंड में से। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंपनीज जो होती है उनका समाज के प्रति भी कोई दायित्व होता है, समाज के लिए उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए 2% अपने प्रॉफिट का या कुछ अमाउंट होता है उन्हें देना पड़ता है, तो उसमें से भी 10% जो है, उस अमाउंट का भी 10% इन्हें इंटर्नशिप कॉस्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दो अमाउंट, 5,000 पर मंथ एंड 6,000 वन टाइम असिस्टेंस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताया गया है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, ठीक है, बजट के हिसाब से वो क्या रखा गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसका आंसर 4.9%, 4.9% क्या है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये आपको नहीं पता है, तो मैं शॉर्ट में आपको ये बता देता हूं कि फिस्कल डेफिसिट ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट टोटल 100 रुपए कमा रही है, लेकिन साल के अंत में या फिर वो ऐसा दिख रही है कि वो 105 रुपए टोटल खर्चा कर दे रही है, तो ठीक है, उसको अपने पूरे खर्चे मीट करने के लिए, यानी उसको पूरे खर्चे करने के लिए कितने की एक्स्ट्रा की आवश्यकता है, 5 रुपए की आवश्यकता एक्स्ट्रा है, तो वही जो है वो 5% आपका फिस्कल डेफिसिट बन जाएगा, जो यहाँ पर 4.9% है। ठीक है, ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कितना उधार लेकर, यानी कितना ऋण लेकर आप अपना खर्चे कवर कर पा रहे हो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बता गया है ना कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, यानी जो आप कमाते हैं और जो खर्चा करते हैं उसके बीच का जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अभी फिस्कल डेफिसिट कब होगी, जब आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा होंगे। इसे एक लाइन में अगर कहूं कि आमदनी 98 है और खर्चा अगर आपका रुपया है, तो आपका राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा, यानी आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर अब मनरेगा जो होता है उसके लिए कितना बजट रखा गया है, इस 2024-25 के बजट में कितना अलोकेट किया गया है अमाउंट फॉर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में। इसका अमाउंट है 86,000 करोड़ रुपीस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितना पैसा स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट के लिए 2024-25 के बजट में अलोकेट किया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन जो बनाया गया था उसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है, तो वो अमाउंट है 2,400 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना पैसा स्मार्ट सिटीज के लिए अलोकेट किया है कि बजट में। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से स्कीम के अंदर आता है स्मार्ट सिटीज, अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस स्कीम में क्या होगा, स्मार्ट सिटीज क्या होंगी, जिसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये सारी चीजों की इंप्रूवमेंट की जाएगी। ठीक है, अब एक स्टैटिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो देखिए अमृत योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, और उसमें कितने सिटीज के बारे में बताया गया था, कितनी स्मार्ट सिटीज, तो 500 स्मार्ट सिटीज बताई गई थी। नीचे देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो इसका अमाउंट हमने देख लिया था, 2,400 करोड़ रुपए है, 2,400 करोड़ रुपीज, और बाकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2023-24 का, उसमें गवर्नमेंट ने कितना रियल जीडीपी अचीव करने के लिए कहा है। ठीक है, अभी देखिए आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है बजट से पहले, इकोनॉमिक सर्वे, और बजट उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए बजट क्या होता है, बजट जो आने वाला साल है उसमें कैसे खर्चे किए जाएंगे वो बताया जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि जो पिछला साल गया है उसमें हमने कैसे खर्चे किए हैं और क्या क्या चीजें अचीव की है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो आई होप थोड़ा सा जो डिफरेंस है इनका आपको समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली कितना जीडीपी रियल ग्रोथ अटेम्प्ट अचीव करने के लिए कहा है, उसका परसेंटेज है 6.5 से लेके 7% तक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है पता है आपको, देखिए एक होता है नॉर्मल जीडीपी। अब देखिए पहले एक बार बता देता हूं कि नॉर्मल जीडीपी एस्टिमेट क्या है, 10.5% है 24-25 के लिए, और हमने वहां पे रियल जीडीपी क्या देखा था, 6.5 से 7%। अब देखिए आपको मैं रियल जीडीपी
और नॉमिनल जीडीपी। थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ जल्दी से ताकि आप ये समझ पाएं। जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन ऐड किया होता है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया होता। अब ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ, देखिए कि जैसे ये हमारी एक इकोनॉमी है इंडिया में, और इंडिया में सिर्फ एक मोबाइल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिए मोबाइल है, और ये ईयर 2020 है, 2021 है, 2022 है, और हर साल इंडिया में सिर्फ पूरे इंडिया में एक मोबाइल बना रहे हैं, और उस मोबाइल का प्राइस कितना है समझ लीजिए 10,000 रुपये है 2020 में। बट महंगाई बढ़ने के कारण उसका प्राइस नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगा, समझ लीजिए वो महंगाई 10% है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर उस मोबाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये हो जाएगा, और वहीं तीसरे साल भी 10% बढ़ा तो 12,100 रुपये हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं पूरे कंट्री का जीडीपी देखूं तो जीडीपी क्या होती है, उस कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का कितना अमाउंट है वो। तो अगर सिर्फ एक ही मोबाइल प्रोड्यूस हो रहा है तो 2020 का जीडीपी 10,000 हो जाएगा, 2021 का जीडीपी 11,000 हो जाएगा, ये नॉमिनल जीडीपी है, और 2022 का जीडीपी 12,100 रुपये हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे गुड्स तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट जो जीडीपी बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है। ये जो 10% इन्फ्लेशन है इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। और रियल जीडीपी जो आपका इन्फ्लेशन को हटाकर जो जीडीपी है वो आपका रियल जीडीपी हो जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था नॉमिनल और रियल के बीच का डिफरेंस का, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट में एलोकेशन किया हुआ है। ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं यूनिक अमाउंट है, तो उसे देख के आप पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी अभी ही याद हो जाएगा। 11,11,111 करोड़ रुपए आपको अलोकेट किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 11 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किए हैं। जो बजट का कितना है टोटल, माफ करना, टोटल जीडीपी का कितना है 3.4%, यानी अगर 100 रुपए की जीडीपी है भारत की तो 3.4% उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, ठीक है। अगर 3.4% किसी अमाउंट का 11.11 लाख करोड़ है तो वो टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मैथ्स का भी एग्जाम देने वाले हैं तो इतना तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि स्टेट्स के अंदर यानी राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ पैसे अलोकेट किए जाएंगे, आई मीन लोन दिया जाएगा उतना जिसपे कोई भारत सरकार इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है। ये भी एक चीज आपको ध्यान देनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एमएसएमई में जो मुद्रा लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, मुद्रा लोन जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, एमएसएमई, एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें कितने लोन की अमाउंट बढ़ा दी गई है। पहले देखिए 10 लाख का लोन दिया जाता था, यानी आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, बट अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, इस बजट में उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए उसके बारे में भी बताया गया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख के लोन को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, बट वो किसके लिए किया गया है, जिस ओनर ने पैसे लिए हैं और सक्सेसफुली वापस कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है उन मालिकों के लिए बढ़ा दी गई है जिसने ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपको 10 लाख ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने हैं, पहले पैसे ले चुके हैं और चुका चुके हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक मिल जाएगा। इसमें देखिए 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 श्रेणियां होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण, और किसको कितने तक का अमाउंट मिलता है ये भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये भी याद रखना है। अमाउंट हो सकता है इसी के बारे में पूछ ले कि किशोर में कितने तक का अमाउंट मिलता है, कितने तक का लोन अमाउंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके लिए पहले गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती थी, लेकिन इस बजट में उन्होंने उस टैक्स को खत्म कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो वो टैक्स का नाम क्या है, उस टैक्स को कहते हैं एंजल टैक्स, ठीक है। अब देखिए एंजल टैक्स एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जैसे आपको कोई स्टार्टअप करना है, आपको उसके लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, 10 करोड़ रुपए की, जीरो देखिए सही है ना, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से आपके पास सिर्फ 7 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, किसी विदेशी से या किसी से भी फंडिंग ले लेंगे और वो बोलेगा कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि 30% एंजल टैक्स ले लेती थी, ठीक है। वो जो 3 करोड़ रुपया डाला है ना किसी ने, उस पर 30% एंजल टैक्स ले लेगी। तो वो जो टैक्स था वो अब खत्म कर दिया जा चुका है, ठीक है, वो टैक्स अब खत्म कर दिया है, तो इसे ही एंजल टैक्स बोला जाता है। ओके, आगे की ओर बढ़े। इस बार थोड़ा सा बिहार और आंध्र प्रदेश पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें बिहार में जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और 2 लेन का जो ब्रिज बनाया जाएगा, उसके लिए कितना अमाउंट
अलोकेट किया गया है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो वहां पर 26,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है ये अमाउंट बिहार के लिए। आगे की स्लाइड में मैंने बिहार के लिए जो बजट में चीजें बताई गई हैं उसके बारे में बताया है, तो ये आपको रीड कर लेना है एक बार कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स बिहार में किए जाएंगे। नालंदा राजगीर कॉरिडोर बनाया जाएगा, विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल बनाया जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ आपको ये जो टेम्पल्स के नाम बता रहा हूँ सिर्फ बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं याद रखना है, हो सकता है ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाए कि विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल किस राज्य में है, तो वो आपको पता चल होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के अमाउंट जो बताए गए हैं वो तो आपको एक बार याद देख लेना है। नेक्स्ट, कि आंध्र प्रदेश में इसकी कैपिटल सिटी अमरावती के डेवलपमेंट के लिए और बाकी के और प्रोजेक्ट्स के लिए कितने की राशि आवंटित की गई है, यानी कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो वो है 15,000 करोड़ रुपए का। ओके, ये ध्यान देना है आपको क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में मैंने कहा इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर फैमिलीज को दी जाएगी या फिर हाउस होल्ड्स को दी जाएगी, ठीक है। तो वो कितने यूनिट होगी, 300 यूनिट्स बिजली दी जाएगी, यानी 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। कितने हाउस होल्ड्स को, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी से 2 क्वेश्चन बन सकते थे कि कितने हाउस होल्ड्स को, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। अब यहाँ पर कुछ मैंने फैक्ट्स बताए हैं कि 3 किलोवाट सिस्टम के अकॉर्डिंग बिजली मिलेगी। अभी क्या होता है ना, एक हाउस होल्ड के लिए मोस्टली 3 किलोवाट तक का ही इतना अमाउंट जो रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी उतना कंफर्टेबल होती है, उतने में ही उसका चल जाता है, ठीक है, एक हाउस होल्ड के लिए। और उसमें कैसा बताया गया कि 2 किलो वॉट कैपेसिटी तक के लिए 60% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट और 2 से 3 के लिए 40% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और अमाउंट भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर 1 किलोवाट का बिजली अगर आपको मतलब सोलर पैनल लगाएंगे तो उसके लिए 30,000 रुपए, दो तक के लिए 60,000 रुपए और 3 तक के लिए 78,000 रुपीज गवर्नमेंट आपको देगी। ये सारे अमाउंट्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है इसमें से ही कुछ आपसे पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, एक ये स्कीम बनाई गई है। अब ये देखिए, पहली बात तो इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्कीम जो है ये किन के लिए है, तो हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके लिए ये एक योजना बनाई गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने हमारे ट्राइबल पीपल लोगों को ये बेनिफिट करेगी ये योजना, तो ये 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेगी ये योजना, ठीक है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है कि लगभग 63,000 विलेजेस, जो 63,000 जनजातीय लोगों के गांव हैं, उन लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी, ठीक है। 5 करोड़ लोग या 63,000 गांव, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने के लिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये योजना आपको ध्यान रखना है, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। ओके, नहीं कुछ इसमें से अमाउंट पूछा कि कितने गांव या कितने ट्राइबल पीपल, तो हो सकता है ये स्कीम ही पूछ ले कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना किसके लिए बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें नाम देखेंगे आप जनजातीय तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं उसे बता देता हूं। नेक्स्ट देखेंगे कि पूर्वोदय स्कीम बनाई गई है, उसमें से किन 5 स्टेट्स को शामिल किया गया है, कौन से 5 स्टेट्स हैं जो इस योजना के अंडर या इस स्कीम के अंडर आते हैं, तो वो है आपके सी ऑप्शन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नॉर्मली पूर्वोदय हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो आएंगे, बट नहीं, यहाँ पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड और सिल्वर जो सोने और चांदी है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो 15% से कम कर दिया गया है, कितने परसेंट तक, तो वो कर दिया गया है 6% तक, यानी 15 से घटाकर 6% तक ये कर दिया गया है, ठीक है। यानी अभी इससे हम ये क्या समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सोना चांदी सस्ता हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं यानी जो ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, तो उसमें टीडीएस क्या था, पहले 1% था, ठीक है। अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है, तो उसे कितना कर दिया गया है, 0.1%, ठीक है। 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है, टीडीएस फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टोटल एक्सपेंडिचर इस बजट में यानी कुल व्यय खर्चा कितना एस्टिमेट है, तो वो हम देखेंगे 48.21 लाख करोड़ यानी 48.21 लाख करोड़ रुपए जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर अनुमानित है, एस्टिमेट किया गया है बजट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टोटल नेट टैक्स कितने मिलेंगे 2024-25 में, जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि इतना हमें टैक्स मिल सकता है, वो कितना है टोटल 25.8 लाख करोड़ रुपीस। ये देखिए एकदम टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 24th क्वेश्चन देखें, तो कितनी ब्रांचेस हैं जो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में खोली जाएंगे, ये कितनी होंगी टोटल 100 ब्रांचेस। कहां खोली जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट एरिया में यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ब्रांचेस। आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो
स्कीम्स होती हैं वुमेन एंड गर्ल एम्पावरमेंट के लिए बेनिफिट करते हैं, उनके लिए कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है? तो वो अमाउंट है 3 लाख करोड़ रुपीस का। यानी जो भी स्कीम्स महिला एवं बालिका सशक्तिकरण को लाभ पहुंचाएंगी, यानी उनके लिए फायदेमंद होंगी, उसका अमाउंट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपीस बजट में अलोकेट किया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फीमेल से रिलेटेड है और जो मैंने जनजातीय का बताया उससे रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब 26 क्वेश्चन क्या है? पीएम आवास योजना के अंडर कितने न्यू घर बनाए जाएंगे? नए घर जो बनाए जाएंगे वो होंगे आपके 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक नेशनल पेमेंट स्कीम होती है, उसके अंडर जो एम्प्लॉयर्स होता है, जो मालिक होता है, वो क्या करता है? कुछ अमाउंट अलोकेट कर सकता है आपकी सैलरी से, यानी एम्प्लॉय की सैलरी से। आप यहां से, मेरा मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो कामगार होता है ना, कर्मचारी होता है, उसकी सैलरी से कुछ परसेंट अमाउंट एनपीएस में डाल सकता है। ठीक है, तो वो पहले कितना था? 10% था। बेसिक सैलरी क्या होती है? जो नॉर्मल सैलरी मिलती है ना, उसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक होता है, एचआरए होता है, डीए होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। उसमें जो बेसिक सैलरी होती है उसका 10% जो था वो पहले एम्प्लॉयर, यानी जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो एनपीएस में डाल सकता था। उसे अब कुछ बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा कर दिया गया है? 14% कर दिया गया है। ठीक है, माफ करना, 14% अब उसे कर दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज पे, उसे कम कर दिया गया है। तो वो कम करके कितना कर दिया गया है? 35% कर दिया गया है। पहले जो था वो कॉर्पोरेट टैक्स 40% था। सोचिए, 100 रुपया कमा के 40 रुपया तो भर ही देते हैं कॉर्पोरेट वाले। अब उसे 35% कर दिया गया है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख रुपए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी। किसी अगर बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको अगर एडमिशन लेना है तो 10 लाख रुपए लोन प्रोवाइड करवाएगी, और उसमें से क्या करेगी कि कुछ परसेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट आएगा उसमें से कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो वो कितना परसेंट है? तो वो 3% है। 3% अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी आपके इंटरेस्ट का, और बाकी का जो आपको है, बाकी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेनिफिट, मतलब सिर्फ वही जो परसेंट पे करेगी ना इंटरेस्ट का, वही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और पैसे तो थोड़े 10 लाख दिलाएगी वो। लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, लास्ट क्वेश्चन आज के बजट के क्वेश्चंस में से ये है कि एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि किस वर्ष से बजट हिंदी भाषा में छपने लगा, यानी किस साल से हिंदी में भी बजट प्रिंट होने लगा था। तो वो ईयर क्या हो जाएगा? 1955। और वो कौन था जिसने किया था? सीडी देशमुख जी थे, जिन्होंने फर्स्ट हिंदी बजट प्रेजेंट किया था। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया है कि कब कब क्वेश्चंस आते हैं और कब कब क्वेश्चंस नहीं आते हैं बजट से रिलेटेड। तो इस बार का जो बजट है वो एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले प्रेजेंट किया गया है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो बढ़ जाती हैं। तो मैंने जो आज 30 क्वेश्चंस कराए उसमें 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक के थे, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो करंट से, यानी बजट से रिलेटेड थे। और मैंने बहुत सारे डिटेल्स भी स्टार्टिंग में हिस्ट्री अबाउट बजट बताया, तो उससे भी कम से कम 8-10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर टोटल मोटा मोटा मिला लिया जाए तो 50 से 60 क्वेश्चंस इस 30 क्वेश्चंस में से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कहीं इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए